आज हम बात करते हैं राइटर साइरस मिस्ट्री और उसका जो लिटरेरी वर्क है डोंगा जी हाउस। तो नेट के ऊपर इसका मटेरियल जो है बहुत स्कैटर्ड है और कोई ऐसा, और यूट्यूब के ऊपर तो कोई चीज है ही नहीं ना। तो कुछ रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हैं और कुछ जो ये स्कैटर्ड मटेरियल है उसको इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं बात के साइरस मिस्ट्री खुद कौन है। बहुत ही अर्ली एज से इन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी थी, बीइंग स्टूडेंट भी इन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो 1930 से 2019 तक इनका लाइफ स्पैन है। इंडियन ऑथर हैं जो अपने शॉर्ट स्टोरीज नॉवेल्स के लिए पहचाने जाते हैं और इन्होंने पारसी कम्युनिटी जो है उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया। ये हम आगे डिटेल में देखेंगे पारसीज कौन थे, तो ये बिल्कुल एक डिटेल डिस्कशन होगी। इसमें तकरीबन मैं तमाम एरियाज को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इन्होंने पारसी कम्युनिटी जो है उसका सोशल और कल्चरल चेंज है, यानी कि सोशली और कल्चरली वो जब इंडिया में आए तो उनमें जो चेंजेस आई उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है अपने काम में। तो साइरस मिस्ट्री जो है ये 1930 जुलाई 1930 में पैदा हुए हैं इंडिया मुंबई में, और ये खुद एक पारसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। और इनकी जो कम्युनिटी थी वो ज़ोरोस्ट्रियन थी। तो ज़ोरोस्ट्रियन जो है बेसिकली ये जो अपना ईरानियन प्रॉफिट ज़ोरोस्टर है ये बेसिकली ईरान से माइग्रेटेड है। इनका ओरिजिन ईरान है, वहाँ इनका प्रॉफिट ज़ोरोस्टर और उससे ये कम्युनिटी ज़ोरोस्ट्रियन बनी। तो ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। ये जो ज़ोरोस्ट्रियन कम्युनिटी है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो इनकी राइटिंग में नजर आता है। और इनके बहुत से काम जो हैं उनके अंदर पारसी कम्युनिटी, उनकी लाइफ और उनकी लाइफ को जो चैलेंजेस हैं उनके आसपास घूमता है। तो मिस्ट्री जो है इन्होंने अपने राइटिंग करियर में जिंदगी के बहुत देर बाद इनको पहचान मिली रिलेटिवली, मतलब कि लिख तो ये बहुत अरसा से रहे थे लेकिन बहुत जल्दी इनको पहचान नहीं मिली। तो इन्होंने जो पहला नॉवल लिखा उसका नाम था रेडियंस, 1995 में वो आया। इंडियन राइटर के तौर पे इनको पहचाना जाने लगा लेकिन इतनी इनको मशहूरी नहीं मिली। तो इनका ये जो रेडियंस था ये भी नॉवल जो है ये पारसी फैमिली की जिंदगी के आसपास घूमता है और उसका जो बैकड्रॉप है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा जो है इंडिया के अंदर उसकी बात की गई है। फिर इनका एक और काम है सच अ लॉन्ग जर्नी, 1991 में वो लिखा गया है और कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज भी इनको मिला है इस बुक के लिए। पारसी बैंक क्लर्क की एक कहानी है जो पॉलिटिकल और सोशल मसाइल का शिकार रहता है 1971 के ईरा में इंडिया में, उसकी एक कहानी है। तो इनके और भी मतलब कि फैमिली मैटर्स इन्होंने एक कहानी एक लिखा है काम नॉवल जो 2002 में लिखा है इन्होंने, और उसमें भी फैमिली के जो रिलेशंस हैं और पारसी फैमिली और उनके अंदर जो एजिंग का एलिमेंट है, बूढ़े हो रहे हैं लोग और उनमें जो मोर्टेलिटी है, जो लोग मर रहे हैं और जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, मींस कि ये लोग अपनी कम्युनिटी से बाहर शादियां भी नहीं करते और ये अपने मजहब की प्रीचिंग भी नहीं करते। मतलब ये जो पैदाइशी पारसी होता है वही पारसी होता है, कन्वर्ट नहीं होते लोग। तो उसकी वजह से कि लोग बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कितना कॉन्फ्लिक्ट और जनरेशन गैप चल रहा है इसकी बात की है इन्होंने। फिर 2005 में इन्होंने एक रेडियंट लाइफ लिखा है। तो वो एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है जो मिस्ट्रीज की कीन ऑब्जर्वेशंस अबाउट ह्यूमन नेचर, ह्यूमन रिलेशनशिप्स और सोसाइटी में जो चेंजेस हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तमाम थीम्स को मिलाएं। साइरस मिस्ट्री का डोंगा जीज हाउस जो हम आज डिस्कस करेंगे वो भी तकरीबन इन्हीं थीम्स का ही मिक्सचर है, लेकिन वो मींस के उसको उसको एक्नॉलेजमेंट ज्यादा मिली है। तो मतलब कि कोई फिल्म हो, कोई गाना हो, कोई स्टोरी हो तो उसका उसका फेम या उसकी ये सारी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो रीडर्स या ऑडियंस पर डिपेंड करती है कि बहुत अच्छी एक्टिंग होगी, बहुत अच्छी फिल्म होगी, लेकिन अगर सिनेमा में नहीं चली तो उसको कामयाब तस्वर नहीं किया जाएगा। एक नॉर्मल सी कोई राइटिंग होगी या एक नॉर्मल सी कोई फिल्म होगी, लेकिन अगर वो ऑडियंस को पसंद आ गई, हिट होगी, तो वो चल जाएगी। सो मीन्स के तमाम इसके काम जो है वो पारसी कम्युनिटी के आसपास घूमते हैं, लेकिन डोंगा जी हाउस जो है उसको भी फेम मिली और उसकी वजह से इसे भी फेम मिली। तो जो साइरस मिस्ट्री है इनकी जितनी भी राइटिंग है उसके अंदर बहुत एक विविड किस्म का, एक ओपन किस्म का कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेयल है। मतलब ये कैरेक्टर्स को जो कैरेक्टराइज करते हैं बहुत ओपनली करते हैं और उसके बारे में हर चीज बताते हैं। और इनकी जो स्टोरी टेलिंग है वो भी बहुत इंट्रिकेट है और मीन्स के बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के एलिमेंट्स होते हैं जिनको ये एक बहुत जबरदस्त तरीके से अरेंज करके एलेबोरेट करते हैं। तो इनका काम जो है उसकी ये खसूसियत है। और इनका मेथड जो है वो स्टोरी टेलिंग है, मीन्स एक कहानी की सूरत में चीज बयान करते हैं जो इजीली मीन्स के डाइजेस्ट भी हो जाती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है और उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। और जो पारसी कम्युनिटी कल्चर जो है उसकी जो छोटी छोटी आप समझ लें कि सटल किस्म की सोफिस्टिकेशंस हैं और डिटेल्स हैं वो इन्होंने बयान की हैं इसके अंदर।
اور ان کا جتنا بھی کام ہے اس کے اندر ہسٹوریکل ایونٹس بھی ہوتے ہیں اور انڈیا کی سوسائٹی میں جو شفٹ آ رہا ہے اس کا بھی بیان ہوتا ہے، اور ریڈر جو ہے اس کو ایک بہت گہری انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ انڈین لائف کتنی کمپلیکس ہے اور اس کے اندر اسپیشلی پارسی کمیونٹی میں کتنی کمپلیکسٹیز ہیں جو انہوں نے لٹریچر کو کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کو کنٹمپریری انڈین لٹریچر کے اندر ایک کلاسک کے طور پہ مانا جاتا ہے، اور ان کی ایک ایبلٹی ہے کہ وہ پارسی لائف کے ایسنس کو کیپچر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کی جو انسائٹ فلنس ہے اور جو ان کی کامنٹری ہے سوسائٹل ایشوز کے اوپر اسپیشلی پارسی کمیونٹی کے ریلیٹڈ، تو ان کا ریڈر کے اوپر ایک بہت لمبے عرصے تک اثر رہتا ہے۔ تو مسٹری جو ہیں 2019 جنوری میں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا جو کام ہے وہ ابھی بھی پڑھا جاتا ہے، اپریشیٹ کیا جاتا ہے اکراس انڈیا۔ لٹریری لینڈسکیپ جو ہے اس کے اندر ان کا جو کام ہے اس کو مانا جاتا ہے، جس طرح ہم نے بھی اس کو ایسے پوسٹ کلونیل ڈراما جو ہے اس کو پڑھا ہے۔ تو ڈونگا جی ہاؤس جو ہے اس کا جو ٹائٹل ہے ڈونگا جی ہاؤس، تو اس کی ٹائٹل کی ایکسپلینیشن میں لکھا ہوا ہے کہ سلیکٹڈ پلیز، یہ ایک سلیکٹڈ پلیز ہے جس میں میرے خیال میں 5 جو ہیں ایکٹس جو ہیں ان کو کمبائن کیا گیا ہے، اور ایوارڈ وننگ پلے ہے یہ سائرس مسٹری کا، اور بہت ہی فائن طریقے سے لکھا گیا ہے۔ تو اس کو سلطان پدم سی ایوارڈ 1978 میں ملا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پارسی فیملی کی لیونگ ہے، جو ان کی کرمبلنگ ایک اولڈ مینشن ہے ممبئی کے اندر، بالکل اسی طرح کرمبل کر رہی ہے اور ڈیلیپیٹیڈ سچویشن میں ہے، جس طرح کہ پارسی کمیونٹی بھی کرمبل کر رہی ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ تو اس کی سچویشن یہ ہے جس طرح کہ کنکلوڈنگ اسٹیٹ آف پریگننسی ہوتا ہے نا، جس طرح کہ جس میں کانٹریکشنز ہوتی ہیں اور ایک نئی کوئی برتھ ہونے والی ہوتی ہے، اور جس میں ایک سوسائٹی پرابلم کا شکار ہوتی ہے، اور جس میں فل فزیکل اور مینٹل انرجی اور ہارڈ ورک وہ کنزیوم کر رہی ہوتی ہے اپنے سروائیول کے لیے، اس طرح کا ایک کانسیپٹ بیان کیا گیا ہے کہ ایک جنریشن ہے جو ختم ہونے والی ہے، جس میں یہ ہرموس جی ہیں اور پیروجا ہے جو مطلب پروٹیگنسٹ ہیں اس کے ہرموس جی اور اس کی وائف پیروجا، اور ایک ان کی جو بچے ہیں ایون جو ان کی ایک بیٹی ہے، اور روسی اور فالی جو ان کے 2 بیٹے ہیں۔ تو مینس کہ ایک بہت بڑا جنریشن گیپ ہے کہ مینس لڑکی جو ہے ان کی بیٹی، یہ ہم دیکھیں گے کہ وہ مطلب ایک اور مذہب کے لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اور اس کے بعد روسی اور فالی جو ہیں وہ بھی فورن شفٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی پارسی کمیونٹی کے اندر مطلب اس طرح ایڈجسٹ نہیں ہوتے جس طرح ان کے پیرنٹس اپنا ایک انہیریٹنس کو یا ایک لیگیسی کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں، تو اس میں ناکام رہتے ہیں اور مایوس ہوتے ہیں۔ تو اوور آل جو ایک اسٹرگل ہے وہ لیگیسی کی اسٹرگل ہے، اور اس میں اینگر ہے، اور ایک ہارش اور ایک آپ سمجھ لیں کہ سخت قسم کا کرٹیسزم ہے، جس میں ایک ایسٹ انڈین فیملی ہے جو ڈس فنکشنل ہوتی جا رہی ہے، اور ان کے پرابلمز ہیں اور ان کے مسائل ہیں، بیک بائٹنگ یا رینگلنگ قسم کی، اور ایک انٹرنل اسٹرائف ہے اور پاور اسٹرگل ہے، اور اس میں آرگیومنٹ ہے، اور وہ ایک مطلب کہ ایک لڑائی سی چل رہی ہے انہیریٹنس کی، جو ایک سویپنگ چینج ہے جو سوسائٹی میں مینس کہ ان کو بالکل ایک مڈل کلاس فیملی سے پاورٹی کے ایج پہ لے کے آیا ہے، جس کی ایک جو دکھنے والی اگزامپل ہمیں نظر آتی ہے کہ میں بھی ان بزرگوں کے پاس کچھ ہوتا دینے کو تو ان کے بچے ان کے پاس رہتے، تو انہیں کچھ فیوچر ایسا نظر نہیں آیا اپنے گھر کے اندر، جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے، یا مطلب انہوں نے ایک نیا فیوچر تلاش کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اگر ان کے پاس اتنے ریسورسز ہوتے تو وہ جو ان کے گھر کی اتنی خستہ حالت ہے وہ اس کو درست کروا لیتے کہ اپنے لائف سٹائل کو اپ گریڈ کر لیتے۔ تو اس طرح کی ایک سچویشن جو ہے نا، تو اس کو جو لٹریری لینگویج جو ادھر انٹرنیٹ پہ میں نے پڑھی ہے اس میں اس کو کہتے ہیں یہ ایک فلاورنگ آف ڈس آرڈر ہے، یعنی کہ ڈس آرڈرز جو ہیں وہ جس طرح روزانہ نئے پھول کھلتے ہیں اس طرح اس میں نئے نئے ڈس آرڈرز آتے جا رہے ہیں۔ اور یہ پلے جو ہے جب فرسٹ ٹائم پبلش ہوا ہے اور ممبئی میں، تو اس کو مطلب اس پلے کو بھی نا پرابلمز کا شکار رہا ہے، اور یہ قسم کا اور ریڈیکیول یا سلی قسم کا یہ نان کلاسیکل قسم کا کام ہے، لیکن اس کو کچھ لوگوں نے مطلب پروفاؤنڈ ورک بھی کنسیڈر کیا ہے، اور مڈل کلاس فیملی جو ہے جو اٹیمپٹ کر رہی ہے چیلنجز، ایک بڑے شہر کے نوائی علاقے میں رہنے کے جو چیلنجز ہیں ان کو فیس کر رہی ہے، اس کو جو انہوں نے اٹیمپٹ کیا تو اس کو مطلب ایک مکسڈ قسم کا اوپینین ملا ہے شروع والے دنوں میں۔ سو آل ٹوگیدر مطلب اس کی جو ٹوٹل گین آف دی پلے ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک فیملی کی یا ایک ہیومن نیچر کی انسیکیورٹیز جو ہیں ان کو ایکسپلین کرتا ہے، اور ان کی جو یہ فرٹیلٹیز ہیں مینس کہ ان کی پریشانیاں ہیں، انسرٹنٹیز ہیں، ان کی انیکسٹیز ہیں، اس کے بعد لیک آف کانفیڈنس ہے، اور
और डिफिडेंस किस्म की और एक सेल्फ डाउट और इस तरह की चीजें जो हैं जिनमें एक फ्रेलिटीज भी है इसके अंदर, जिस तरह की वीकनेस है, फ्रेजिलिटी है, उसके बाद फीबलनेस है, मींस की कमजोरी है। वो जो बुजुर्ग हैं दोनों, वो मतलब चाह रहे हैं बहुत कुछ लेकिन वो कर नहीं पाते, तो मतलब कि उनकी एक वीकनेस को भी और कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मतलब कि फैमिली के अंदर यंग जनरेशन कुछ और चाह रही है और एक जो ओल्ड जनरेशन है वो कुछ और चाह रही है, और एक पैराडॉक्सिकल किस्म की सिचुएशन बनी हुई है जिसमें बिल्कुल बेबस किया हुआ है, हेल्पलेस किया हुआ है और लाचार किया हुआ है एक एजिंग जनरेशन को यंग जनरेशन ने। तो इसको थोड़ा इस प्ले को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं बुक रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, उस तरह थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अकम्पलिश्ड इंडियन ऑथर हैं, तो इन्होंने और भी जो काम किए हैं उनकी तरह इनका ये जो प्ले है डोंगा जी हाउस, इसने भी एज अ प्ले राइट उनको बहुत ज्यादा फेम दिया है। और मिस्ट्री की राइटिंग में जो इतने एलिमेंट्स हमें मिल जाते हैं, बेसिकली इनके जो टैलेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ये प्ले राइटिंग भी करते हैं, इन्होंने जर्नलिज्म भी किया है, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग भी की है, और मतलब कि रीडर्स को कैप्टिवेट करने की सलाहियत इनका जो पावरफुल नैरेटिव है वो इनको देता है। प्लस इन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में लिखा है, तो मिडिल क्लास फैमिली के डायस्पोरा में या उसके एम्ब्रेला में बहुत एक ज्यादा कम्युनिटी या ज्यादा लोग या ज्यादा पॉपुलेशन आती है, तो शायद इस वजह से भी इसको जो एक्सेप्टेंस है वो ज्यादा मिली है। ह्यूमन कंडीशंस को इन्होंने बड़ा सॉलिडिफाई करके एक एग्जैक्ट प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर के अंदर सेलिब्रेट करने की कोशिश की है और समझाने की और दिखाने की कोशिश की है। तो डोंगा जी हाउस सिलेक्टेड प्लेस जो है ये एल्फ बुक कंपनी उन्होंने इसको पब्लिश किया है, और रिमार्केबल वर्क एक्लेम किया गया है साइरस मिस्ट्री का, जब हम एक कंबाइंड किस्म का इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। और ये मोस्ट नोटेबल प्ले है साइरस मिस्ट्री का। तो जो इसके फीचर्स हैं उसने डोंगा जी हाउस ने इसको एक अवार्ड विनिंग प्ले भी बनाया है, और जो मैंने प्ले का पहले नाम भी, इसका अवार्ड का नाम भी बताया कि 1978 में इन्होंने सुल्तान पद्मश्री अवार्ड जो है उसको विन किया है। और घुट रहा है, खत्म हो रहा है, ये इसमें जिंदगी आखिरी सांसें लेती हुई हमें नजर आ रही है एक मुंबई के मेंशन में, जिसकी दीवारें जो हैं वो डिके का शिकार हैं, टूट फूट का शिकार हैं या बोसीदा होती जा रही हैं। सो जो प्ले है उसमें एक टर्बुलेशन है, मींस की जो पारसी फैमिली है वो स्ट्रगल कर रही है, और तकरीबन उनकी लाइफ जो है वो है ही स्ट्रगल और परेशानियों का शिकार है, और वो सारे जो हैं उसके अंदर इस तरह मतलब घुल मिल गए हैं या गुम गए हैं कि जैसे उनके हाथों से मिट्टी निकलती जा रही है और जिंदगी निकलती जा रही है, और वो ट्रायल्स और परेशानियां उनकी खत्म ही नहीं हो रही। साइरस मिस्ट्री हैं, इन्होंने उनकी एग्जिस्टेंस और उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो उनके मसाइल हैं, उनको नेविगेट किया है प्ले के अंदर आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह प्ले डेवलप होता है और मसाइल और बताते गए हैं, और उनकी ख्वाहिशें और जो जिंदगी में हो रहा है, मीन्स के एक आप समझ लें कि एक रियलिटी है और एक जो इंसान का थॉट प्रोसेस है, उसके दरमियान का जो डिफरेंस है और उसके दरमियान की जो एक रिफ्ट है, उसको उन्होंने खुल के बयान किया है। सो जो फैमिली की एक स्ट्राइफ जो है उसको लेगेसी ऑफ द रेग या रेज के नाम से इन्होंने दिखाया है कि एक एंगर है, और एंगर की लेगेसी है कि मीन्स के एक इंटरनल स्ट्राइफ है जो इनहेरिटेंस को कंटिन्यू करने के प्रोसेस में जो हमारी दो मेन कैरेक्टर्स हैं, हरमोशी और पिरोजी, उसकी लाइफ के अंदर हमें नजर आता है। सो जो सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनको पुश किया गया है कि ऑन द ब्रिंक ऑफ पॉवर्टी कितने स्किलफुली जो डायनेमिक्स हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और फैमिली की डिसफंक्शनैलिटी है उसको मिस्ट्री जो है साइरस मिस्ट्रीज ने ये बयान करने में कामयाब हुआ है। मजीद ये कि ये जो प्ले है इसको जब प्रेजेंट किया गया है दुनिया के सामने फर्स्ट टाइम, तो ये मुंबई का एक हरा भरा और बड़ा हंसता बसता शहर है जिसमें एक रौनक है, उसमें एक बड़े प्रोफाउंड तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली के मसाइल को बताया गया है जो कि अर्बन लाइफ में एक शहरी जिंदगी में किस तरह अपनी मसाइल से भरपूर एक जिंदगी गुजार रही है। और उसमें मिस्ट्री जो साइरस मिस्ट्री है ये हमें उनकी तमाम जो इंट्रिकेसीज हैं और एक ऐसी पैराडॉक्सिकल किस्म की सिचुएशंस हैं, यानी कि ऐसी सिचुएशंस जिनका कोई हल नहीं है, उनको इंडियन मिडिल क्लास सोसाइटी की शक्ल में इन्होंने बयान किया है। सो कलेक्टिवली ये जो प्ले है इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज हैं
मीन्स के एक शख्स किस किस तरह से वल्नरेबल होता है टुवर्ड्स सोसाइटी या टुवर्ड्स दी डे टू डे लाइफ के, मतलब किस तरह वो मसाइल का शिकार होता है, और वो मसाइल का शिकार उसको कितना मतलब कि उसको कितना वीक बना देते हैं कि वो इंजर्ड हो सकता है या वो अटैक हो सकता है या उसको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसके बाद इसको हम थोड़ा इस एंगल से भी देख सकते हैं कि इस ड्रामा में कंट्रडिक्शंस हमें मिलती हैं, और इंडियन मिडिल क्लास एग्जिस्टेंस की कोर में कंट्रडिक्शंस जो हैं वो एक ऐसा फीचर है जो बिल्कुल उनके साथ चिमटा हुआ है। अब जो मिस्ट्री की राइटिंग है ये हमें फैमिली के रिलेशनशिप के अंदर जो रोल ऑफ सोशल प्रेशर्स है वो भी हमें बताता है कि मीन्स रीडर्स जो हैं उनको ये फैमिली की जो लाइफ की जर्नी चल रही है, और जिस तरह वो रीडर पढ़ता जाता है उसको पता लगता है किस तरह कैरेक्टर्स जो हैं एक फैमिली के रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं, और उनको किस तरह सोसाइटी के प्रेशर्स जो हैं वो अपनी फैमिली से जुदा होने पे मजबूर कर रहे हैं। और यही इस प्ले की कॉम्प्लेक्सिटी है कि मीन्स के वालिद वालदा को उनकी बेटी भी छोड़ के चली गई, मतलब इलोपमेंट का जो एलिमेंट है कि वो कहते हैं कि भाग गई किसी के साथ ना। तो वैसे कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि मतलब भाग गई तो इसमें भी ना ये जो एक दो एलिमेंट है ना इसमें, जैसे कि भाग गई तो हम सारा ब्लेम लड़की पे डालते हैं, लड़की भाग गई, भाई लड़का भी तो लेके भाग गया ना। तो दूसरा इसमें एक जो एलिमेंट, तो मतलब लड़के को भी ब्लेम नहीं करता, लड़की जो है उसको मीन्स के सारे नाम लड़की पे आते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि वो मतलब मे बी वो पैदल गए हो या वो किसी गाड़ी में सवार होकर गए हो, तो हमने एक नाम ये अटैच किया कि वो भाग गए ना, एक अजीब तरीके से हमने फीमेल से रिलेट किया हुआ कि सारी गलती फीमेल की है। खैर आगे चलते हैं। जो अभी अगर हम रिव्यू करें प्ले को, तो इसके अंदर जो कैजुअल किस्म की ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें क्रिटिकल एग्जामिनेशन है और एक सिस्टमेटिक एनालिसिस, और इसकी जो थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है उसके अंदर एक थॉटफुल क्रिटिक है, और इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो क्रिटिकल एग्जामिनेशन भी है, सिस्टमेटिक एनालिसिस भी है, और इसके अंदर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस भी है जो एक थॉटफुल क्रिटिक को इंड्यूस करती है या पैदा करती है। सो अगर हमने इस ड्रामा को कॉम्प्रिहेंड करना है या अंडरस्टैंड करना है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन और इसकी आर्टिकुलेशन और इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्स ऑफ दी कैरेक्टर्स के किस तरह वो मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और एक बात कैसे दूसरी बात में जा रही है, और किस तरह स्टोरी नरेट हो रही है, और किस तरह चीजें हमारे सामने अनफोल्ड हो रही हैं, सब चीज को मतलब समझने में हमें ये हेल्प करता है। सो जो एक एनालिटिक और क्रिएटिव किस्म की एक स्किल है जिसने रीडर्स को एंगेज किया हुआ है थ्रू आउट द प्ले जब वो प्ले पढ़ते हैं। फीचर्स हैं जो इस प्ले को स्टैंड आउट करते हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर हैं इस ड्रामा के अंदर, जिसमें पिरोजी वन ऑफ दोज है। जो सोसाइटी के नॉर्म्स को डिफाई करते हैं इस तरह के भी कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह के हमने उनकी बेटी एवन जो है उसके बारे में जो हम बात करते हैं, जो मतलब उसने जब वो अगेंस्ट द विल ऑफ द फैमिली शादी करने के लिए या किसी के साथ गई है तो उसने सोसाइटी के नॉर्म्स को डिफाई किया है। और पारसी कम्युनिटी के अंदर वुमेन के रोल को भी बताया है कि एक खातून ऐसी है जिसने राह फरार अख्तियार की और अपनी नई जिंदगी सेट करने के लिए घर से चली गई, और एक पिरोजी एक खातून ऐसी भी है जो घर को इकट्ठा रखने की कोशिश कर रही है और अपने इनहेरिटेंस या लेगेसी ऑफ द रेग या फैमिली की जो एक लेगेसी है वो इनहेरिटेंस में अपने बच्चों को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो एक कैप्टिविज्म है या एक रिचनेस है, वो जो एक नैरेटिव टेक्निक यूज की है डोंगा जी हाउस में मिस्ट्री ने, और उसको इस काबिल बनाया है कि इसको थिएटर में परफॉर्म किया जा सके, ये भी एक बहुत बड़ी डोंगा जी हाउस की आप समझ लें कि एक फीचर है जिसकी वजह से इसको इतनी एक्नॉलेजमेंट मिली है। तो दो तीन और एरियाज हैं जो इसको क्यों इस प्ले को मुमताज करते हैं, ये इसको स्टैंड आउट करते हैं। वो ये है कि एक यूनिवर्सल स्ट्रगल है और स्टोरी टेलिंग मेथड से बहुत खुले और बहुत ओपन अंदाज में बारीकी वाली सिचुएशंस को भी पोर्ट्रे किया गया है, और जो स्ट्रगल्स हैं और जो डिलेमास हैं जो रेजोनेट करते हैं कल्चरल बाउंड्रीज के अंदर, और एक ह्यूमन नेचर को जो एक एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है जो कंटेम्प्रेरी इंडियन ड्रामा में उस वक्त मिसिंग थी, और जो ह्यूमन की एग्जिस्टेंस है उसको मिस्ट्री ने जब अपने लेंस से देखा है तो उसने मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ को एक जबरदस्त तरीके से बयान करने की कोशिश की है। प्ले में
डोंगा जी हाउस को जो दो लफ्ज हमने बार बार यूज करने हैं, वो एक तो ये एक डिलीपिडेटेड बिल्डिंग है, यानी कि खस्ता हाल बिल्डिंग है, तो उसमें डोंगा जी हाउस को एज ए मेटाफर यूज किया गया है, जो कि पारसी कम्युनिटी की ओवरऑल कंडीशन जो कि क्रम्बलिंग है और डिटैच्ड है, कि मीन्स ये कम्युनिटी आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो रही है, उसको बयान करती है, जो कि मतलब अंडर द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन है। और क्योंकि अंडर द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन इसलिए भी है क्योंकि ना ये अपनी कास्ट आउटकास्ट शादियों में यकीन रखते हैं, मैरिजेस में यकीन रखते हैं, और ना ही ये अपने मजहब की प्रीचिंग करते हैं कि नए लोगों को उसमें शामिल करें। तो ये जो डोंगा जी हाउस है फिजिकली ये एक 3 स्टोरी बिल्डिंग है, और जो इसका सेकंड फ्लोर है वो एक अलार्मिंग साइन ऑफ एज और डीजेनरेशन शो करता है, जिसकी दीवारें बहुत ज्यादा खस्ता हैं, और उसके ऊपर इवन जो तस्वीरें और पोर्ट्रेट्स लटक रही हैं जो इनके फैमिली एंड सिस्टर्स की हैं, यानी कि इनके बुजुर्गों की तस्वीर है, वो भी क्रैक हो चुकी हैं। और बस जैसा कि ये कम्युनिटी जो है ये भी बिल्कुल जिस तरह उस घर की हालत है उसी तरह इस कम्युनिटी की भी हालत है। थोड़ा पारसी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं कि ये एक बहुत ही क्लोज्ड एथनिक ग्रुप है, और ये अलाउ ही नहीं करते कन्वर्जन्स और इंटरकास्ट मैरिजेस को। और ये मतलब कि इनका एक इस तरह का बिलीफ है, जिस तरह के हमने प्योर पर्शियन जो हमारा है कल्चर उसको हमने प्रिजर्व करना है, और किसी भी सरकमटेंस में ये जो अपना रिलीजन है उसको मींस प्रिजर्व करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी ये जो 2-3 फीचर्स बताए हैं कि ना ये इंटरकास्ट मैरिजेस के अलावा शादियां भी नहीं करते, और ये एथनिक ग्रुप है, क्लोज्ड एथनिक ग्रुप, और नए लोगों को उसमें ये ज्वाइन भी नहीं करते, तो उसकी वजह से इनको एक थ्रेट है एक्सटेंशन का कि ये खत्म हो जाएंगे। सो इस पारसी कम्युनिटी का जो ड्रामा बनाया गया है इसके अंदर जो यूज ऑफ लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश और गुजराती का कॉम्बिनेशन है। सो डायरेक्ट ट्रांसलेशन में कई फ्रेजेस ऐसी हैं ड्रामा में जो हमें मिलती हैं जिसके अंदर इन्होंने उनका यूज किया है वर्ड्स का, जो कि इंग्लिश के नहीं है, गुजराती के हैं। जिसमें एक स्टेज के ऊपर ये हरमोस्टी जो हैं जब अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं, तो उस बात के दौरान सेंटेंस का स्टार्ट ही होता है एक वर्ड से जिसको कहते हैं चल। जिस तरह हम कहते हैं चल ओए, चल मेरे साथ, चल मेरी बात सुन, तो चल 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 शट अप, यानी कि चुप कर जा, CHAAL चल शट अप। सो चल शट अप, अदरवाइज मैं तुम्हें खुद घर से निकाल दूंगी, आई विल ड्रॉ यू आउट ऑफ द हाउस, इस तरह का एक सेंटेंस है। तो यूज ऑफ लैंग्वेज में हम एक आर्ग्यूमेंट ये जनरेट कर सकते हैं कि गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज का ये कॉम्बिनेशन है। सो एक लफ्ज है आई एम बिजी विद माई किचन, तो उसमें ये जब बात कर रही होती है तो इसका जो स्टाइल है बिल्कुल ये मींस के इंग्लिश को भी एक गुजराती अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई है। जो साइरस मिस्ट्री ने जो पारसी कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस किया है, तो ये वो मतलब कि एक डिविंडलिंग किस्म की एक स्टेट दिखाई है इन्होंने। डिविंडलिंग मीन डिक्लाइनिंग किस्म की, और फॉलिंग किस्म की स्टेट मींस वही एक्सटेंशन के करीब। और पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में ये जो कम्युनिटी है मींस के ब्रिटिश राज जो है वो जो ब्रिटिश राज में जिन्होंने एक फेम और पावर को एंजॉय किया है, अभी वो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में या एरा में खुद टूट फूट का शिकार हैं या एक्सटेंशन के करीब हैं। क्योंकि ना कॉलोनियल एरा में तो इन्होंने ब्रिटिश के साथ रह के बहुत मतलब पावर और पोजीशन को एंजॉय किया है, और ये एक माइनॉरिटी ग्रुप था, ना मुस्लिम्स थे ना ये हिंदूज थे, तो पारसीज जो थे ब्रिटिश ने उन पे बहुत ज्यादा मतलब के मेहरबानियां की हैं। और ब्रिटिश जो है उनका बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था इस कम्युनिटी के बारे में, क्योंकि ये लोग जो थे इंग्लिश भी समझते थे और थोड़े लाइट स्किन्ड और थोड़े इनके नेटिव काउंटर पार्ट थोड़े मतलब गोरों के करीब थे, तो उन्होंने और कुछ कई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस थी जो बहुत ही मतलब की पोजीशंस थी, तो कॉलोनाइजर ने वो पोजीशंस जो थी वो इफेक्टिव और स्मूथ मैनेजमेंट के लिए वो पारसीज के हवाले की हुई थी, और वो बड़े ये डेडिकेटेडली सर्व करते थे, और मतलब कि इनके पास पावर भी बहुत थी और इनके पास पैसा भी बहुत था। और इसके बारे में एक क्रिटिक हैं जिनको कूमी COOMI कूमी वैनिया जो है, तो उन्होंने कहा है कि जो आउटसाइडर पोजीशंस थी पर्शिया की, जो जिसको हाईलाइट किया है राज ने, वो ये है कि कई इंडियंस जो हैं उनसे बेहतर थी, और इनकी जो अदर जो कम्युनिटी इनके आसपास होती थी ये उससे भी कट के रहते थे, और इंटेलेक्चुअली भी ये रेजिस्ट करते थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट को। मींस के ये शायद ब्रिटिश के साथ ये खुश थे, क्योंकि ये ना हिंदुस्तान और मुस्लिम उनका वो तो था नहीं, तो पारसीज जो थे ये बिल्कुल ये मतलब कि उस ब्रिटिश के सेटअप के अंदर अपनी
एम्पायर को बिल्ड करना चाह रहे थे, और ये डिवीजन थी या जो इंडिपेंडेंस थी उसमें इनका कोई खास इतना इंटरेस्ट नहीं था। इसके बारे में ये भी है कि जिस वक्त ये इंडिपेंडेंस है तो उसके बाद जो उनके पुराने अच्छे दिन थे तो उनको बड़ा ये याद करते थे कि ये जबरदस्त किस्म की शराब पिया करते थे और ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, और मतलब ये बार्स में पैग्स ऑफ डिफरेंट किस्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो शराब है उसको ये पीते थे या अल्कोहल को पीते थे, और ये अपनी लाइफ को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और लेकिन अभी मतलब कि जैसे जैसे ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में इनकी जो लाइफस्टाइल है वो जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो ये अपने उस पुराने जो है उसको याद करते हैं। फिर पारसी कम्युनिटी जो है, इनको कम्युनिटी में भी थोड़ा सा एक ना उसका था, ये थोड़े से रिडिक्यूल भी होते थे या लोग इन पे फिक्रे कसते थे, और इनको जिसके एक पारसी बाबा जी, तो कोई पारसी अगर गुजर रहा होता था तो उसको कहते थे पारसी बाबा जी। बाबा जी मीन्स पीपल, मतलब जो थोड़ा ओल्ड एज हो, और या उसको थोड़ा ये छेड़ने के लिए इस तरह कहते थे पारसी बाबा जी, जिस तरह हम किसी को बाबा कह देते हैं छेड़ने के लिए, तो उस तरह। तो ये एक किस्म की एक रिब्यूक थी और लोग उनका फन बनाते थे, फन करते थे और उनको रिब्यूक करते थे, और उनकी जो रिस्पेक्ट और एडमायरेशन ब्रिटिश राज में थी वो भी रिप्लेस हो गई थी मॉकरी से और स्कोन से। तो पारसी बाबा जी को भी वो मतलब इस टर्म में लेते हैं कि जो टाइम इंडिपेंडेंस से पहले का था उसमें इनके पास लग्जरी थी और वो बहुत जबरदस्त किस्म की लाइफ गुजार रहे थे, और ये पेट्रियोटिक किस्म के इंटेलेक्चुअल्स वगैरह थे। लेकिन ये कि अभी इनकी जो जिंदगी है वो फ्रीडम की जो स्ट्रगल है और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद वो नहीं रही, और ये दिन ब दिन जो है नीचे से नीचे जा रही है। ये जो एक रिब्यूक या रिबटल है उसके हिसाब से जो जहाँ पे ये रह रहे थे तो इनकी नेटिव्स के साथ कोई ज्यादा इतनी बन नहीं रही थी। तो जब नेटिव्स के साथ इतनी बन नहीं रही थी तो उसकी वजह से इनको भी एज ए नॉन नेटिव ट्रीटमेंट मिल रही थी, जिसकी वजह से जो डिस्टेस्टफुल सिचुएशन है वो बढ़ रही थी, और वो पारसी कम्युनिटी जो है उसको इतना दिल से मतलब उतना एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो इसको मतलब कि एक पैराग्राफ है जो ड्रामा का है, उसके अंदर इवन हरमोस जी जो है जरा बुजुर्ग है तो वो और तो काम है को नहीं, तो वो अपनी पिरोजा जो वाइफ है उसके साथ डिस्कस भी कर रहा है। जैसे मतलब ये एक सिचुएशन है जिसमें एक पोस्टमैन आया है और वो कोई लेटर डिलीवर करना है, लेकिन वो लेटर डिलीवर नहीं हुआ, पोस्टमैन ने लेटर डिलीवर नहीं किया, तो ये अपनी वाइफ को कह रहा है कि यू डोंट अंडरस्टैंड दीज पीपल पिरोजा, कि पिरोजा तुझे नहीं पता कि ये लोग कौन है, दे हैव गॉट कंप्लीटली आउट ऑफ हैंड, मींस ये लोग जो है हमारे काबू से बाहर होते जा रहे हैं, दे थिंक इट्स देयर राज नाउ, अभी ये समझते हैं कि अभी हुकूमत इनकी है। तो एक टाइम था कि हर चीज के ये मालिक थे, और पारसी जो थे वो जब बस पे चढ़ते थे या कहीं पे जाते थे तो बड़ा उनको एक लग्जरी किस्म का ट्रीटमेंट दिया जाता था, और लोग मतलब उनके लिए उठ जाते थे और सीट छोड़ दिया जाते थे। लेकिन अभी आजकल जब ये लोग बाहर निकलते हैं गलियों में तो लोग इनके पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं बाबा जी, पारसी बाबा जी आ गए, पारसी बाबा जी को देखो, और इस तरह को। तो ये मतलब बड़ा परेशान है और अंदर से टूटा हुआ है। ओवरऑल एक क्विक शॉर्ट सा बताता हूँ। एक पावरफुल नैरेटिव है और ह्यूमन इनसाइट है जो साइरस मिस्ट्री ने बयान की है, और साइरस मिस्ट्री चूंकि खुद एक आइडेंटिटी क्राइसिस में है या मिस्टेकन आइडेंटिटी है उसकी, के मींस एक तो पारसी कम्युनिटी एक मिस्टेकन आइडेंटिटी में जा रही है या आइडेंटिटी क्राइसिस में जा रही है, और जबकि ये साइरस मिस्ट्री जो है जब इसका नाम जाना पहचाने लगा तो उसके अपने एक हम नाम साइरस मिस्ट्री की डेथ होगी, जो कि बड़ा वेल नोन बिजनेसमैन था, जिसकी वजह से अभी मतलब कि इंटरनेट पे से ढूंढे तो ये मिलता ही नहीं, वही इसकी आइडेंटिटी उस बंदे ने मतलब कि स्नैच कर ली है। और इसकी एथनोसेंट्रिक एलिमेंट्स हैं इस ड्रामा के अंदर। नेक्स्ट ये कि जो बहुत ही मतलब आप समझे कि मुंबई मेंशन जो इनका था उसकी वर्स्ट कंडीशन थी, और ये जो हरमोस जी हैं और ये जो उसकी वाइफ है पिरोजी, ये दो आपस में कनेक्टेड रहते हैं और बातें करते हैं और अपनी दिल की भड़ास निकालते रहते हैं, जबकि इनके बच्चे, जो इसकी बच्ची एवन है या रूसी इसका बेटा है या फाली इसका बेटा है, वो इनको छोड़ के अपनी अपनी जिंदगी जो है उसको गुजारने में मसरूफ है। और एक हेल्पलेसनेस है इस एक बुजुर्ग जोड़े की जो इस ड्रामे में दिखाई गई है, एक मिडिल क्लास पारसी फैमिली की जो कि स्ट्रगल कर रही है मुंबई सिटी के अंदर। तो इंडियन मिडिल क्लास की एग्जिस्टेंस और वो जो सोशल प्रेशर फील कर रहे हैं, और उसके बाद एक इंटरनल स्ट्राइफ और पॉवर्टी, और पारसी कम्युनिटी का पोर्ट्रेल जिसमें एथनिसिटी और उनकी एक गुम होती हुई एक रिच हिस्ट्री जो है उसका एक अहाता किया गया है। जो साइरस मिस्ट्री का डोंगची हाउस है ये एक सेंसिबल जर्नी है एक ओल्ड कपल की, यानी कि हरमोस जी और उनकी वाइफ पिरोजी की बहुत एक सेंसिबल जर्नी है
کہ حالانکہ وہ مسائل کا شکار ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے خود کو کمپوز رکھا ہوا ہے، وہ زندگی ایک جیسے تیسے کر کے گزار رہے ہیں. اور کیونکہ اپنے آپ کے سامنے جب آپ کے خواب ٹوٹتے ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں اور آپ کی ایون اولاد بھی باغی ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتی اور بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتی اور آپ کو اکیلا چھوڑ جاتی ہے، تو وہ سچویشن ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ کتنی ورس قسم کی سچویشن ہے، جس میں پھر غریبی بھی آ جاتی ہے اور پھر ایز اے کمیونٹی بھی آپ کو مطلب اتنا زیادہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں مل رہی ہوتی. تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں جن کو مطلب کہنے کو صرف ایک ہم یہ ڈرامہ ہے، لیکن اس طرح کی سچویشن اگر کسی کے ساتھ ہو تو پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جس تن نو لگتی وہ تن جانے، کہ جس پہ بیتتی ہے پھر وہی بتا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. سو وہ ایک اپنے پرانے پاسٹ کو یاد کرتے ہیں اور ایک اچھے فیوچر کو سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں میں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. پھر یہ کہ وہ جو ناسٹالجیا ہے، یعنی کہ جو پاسٹ ہے اور پاسٹ کی جو اچھی چیزیں اسے نکل نہیں رہے، مطلب پریزنٹ اور فیوچر میں جو مسائل ہیں ان کو وہ کیا سمجھیں گے، کیا اس کا ادراک کریں گے یا کیا کیسے ان کو پرسیو کریں گے، کہ وہ اپنے اچھے پاسٹ کو ہی سوچ کے اسی کی باتیں کر کر کے ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا تھا، لوگ ہمیں اتنی رسپیکٹ دیتے تھے، ہمارے پاس پیسہ تھا، پاور تھی، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. سو جو بچے ہیں وہ خود اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں اور اپنا رستے خود دیکھنا چاہتے ہیں. سو دے وانٹ ٹو پیو دیئر اون ویز. سو اور وہ ایک باؤنڈری جو سیٹ کی ہے ایک لمیٹڈ گروپ نے، پارسین نے اپنے، تو ان بچوں نے ان کو توڑ دی ہے. تو پلے کے اندر جو ایک جرنی ہے جس میں ایک بے چینی سی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ڈونگا جی ہاؤس کا فیوچر جو ہے وہ اس کپل کے بعد بالکل ختم ہوتا نظر آتا ہے. سو جو بلڈنگ ہے وہ مینس کے اینڈ پہ ایسا ہوتا ہے کہ بلڈنگ کا ایک حصہ گر جاتا ہے نا اس ڈرامہ میں، تو وہ مطلب اس فیملی کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ گھر کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ گھر ابھی اپنا وزن نہیں اٹھا پا رہا، تو یہ ہمیں اکاموڈیٹ کیسے کرے گا. سو جیسے ہی ڈونگا جی ہاؤس سے وہ لوگ نکلتے ہیں تو ڈونگا جی ہاؤس ڈرامہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے ایک ٹریجک نوٹ کے ساتھ کہ ناؤ ڈونگا جی ہاؤس 2 از ڈیڈ. سو اٹ از ویری مچ ہیومن نیچر کہ وہ اپنی فیوریبل کنڈیشنز کو ڈھونڈ کے ان میں سروائیو کرنے کی اور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ٹینڈنسی ہے انسان کی، یہ اس کو نئی نئی جگہوں پہ لے کے جاتی ہے اور وہ ہجرت کرتا ہے. سو جو مائگریشن ہے وہ آج کل ہو تو گئی گلوبل ہے، مینس دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کر کے جانا آسان ہے، لیکن جب آپ نہ جانا چاہیں اور آپ کو مجبوریاں لے کر جائیں تو پھر یہ ایک بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو لوز کرتے ہیں. آپ کا سب کچھ ایک اس بلڈنگ یا اس علاقے یا اس محلے یا اس گھر میں ہوتا ہے، اور جب آپ اس گھر کو ہی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ لوگ شہروں میں رہتے ہیں سہولتوں کے لیے، لیکن ہمیں رہنا چاہیے قدر کے لیے، کہ جہاں پہ ہمیں کہاں پہ رہنا چاہیے، ہمیں وہاں پہ رہنا چاہیے جہاں پہ ہمارے پاس سہولتیں ہیں یا فیسلٹیز ہیں، یا ہمیں وہاں پہ رہنا چاہیے جہاں پہ ہماری قدر ہے یا ہماری ویلیو ہے. تو میں تو پریفر کروں گا کہ بے شک جو یہ فیسلٹیز ہیں یہ کم ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم وہاں پہ رہیں جہاں پہ ہماری ویلیو ہو. سو اس لیے تو کہتے ہیں لوگ پہلے، آج کل لوگ گھروں میں رہتے ہیں، پہلے لوگ ایک دوسرے کے دلوں میں رہتے تھے. تو ابھی جو یہ مائگریشن کا کانسیپٹ بھی اس کے اندر دکھایا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مجبوری ہے کہ ابھی ان کے پاس اور کچھ اس طرح کا ہے نہیں. سو جو میجر اور ایک پرپلیکسنگ قسم کا اور بڑا کنفیوزنگ قسم کا جو فینومینا ہے ایتھنیسٹی کا، وہ بھی ڈرامے کے اندر ہے، کیونکہ پیپل جو ہیں وہ جو لوگ ہیں وہ خود کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اپنے زوسٹرین جو ریلیجن ہے یا پارسی ریلیجن جو ہے اس کی وجہ سے، اور اس طرح کے اور سیورل ایشوز جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کی کئی قسم کی ایتھنیسٹی کی اور ایتھنک گروپس کی اگر ہم ڈیفینیشنز کو دیکھیں جو کافی اسکالرز نے کہی ہیں، تو اس سے ہمیں یہ ایتھنیسٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک زیادہ سمجھنے کو ملے گا اس میں ڈونگا جی ہاؤس میں. ولیم برنارڈ تو وہ کہتے ہیں کہ ایتھنک گروپس آر پیپل who have been brought up together under a particular cultural roof. So brought up together under a particular cultural roof. They share the same ways of doing things, the same beliefs and institutions. مطلب ان کے عقائد بھی ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ان کے رہن سہن کا طریقہ بھی ایک جیسا ہوتا ہے، وہ کام بھی ایک جیسے کرتے ہیں، مطلب جس طرح کھانا پینا پہننا یہ ساری چیزیں، اور ان کے انسٹیٹیوشنز بھی مینس جہاں پہ وہ پڑھتے ہیں، جہاں پہ وہ اپنی عبادات کرتے ہیں. اور جس طرح کہ یہ ہمارے پاس جو مینس کرسچین کمیونٹی نے کس طرح اپنا مطلب ایک تشخص زبردست طریقے سے قائم کیا ہوا ہے کہ ان کے اپنے اسکولز بھی ہیں، ان کے اپنے ہاسپٹلز بھی ہیں، اور ان کا اپنا ایک ویلفیئر کا سیٹ اپ بھی ہے. اور اتنا زبردست اور اتنا بہترین ویلفیئر کا سیٹ اپ ہے کہ آپ کو مسلمان بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جو کرسچنز ہیں ان میں سے آپ کو کوئی بھی بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو مینس زبردست انہوں نے خود اپنی کمیونٹی کو بہت زبردست، حالانکہ وہ مائنارٹی میں ہے لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے ایک تشخص کو قائم رکھا ہے.
سو مینس کہ ابھی ہم شادیوں کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں اور لیکن وہ اپنے چرچ کے اندر بہت سادگی سے جو شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو مینس ایک بڑا زبردست میسج ہے کہ اس کمیونٹی نے خود کو یہ جو معاشرے کے آج کل کے فضول کے رسم و رواج ہیں ان کی نظر نہیں کیا اور وہ اپنی روٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور لینگویج اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ لوگ کنیکٹ رہتے ہیں جو ایتھنک گروپس ہوتے ہیں، مینس کہ جینیٹکس کا یا بایولوجیکل اس میں کوئی رول نہیں ہے، اس کا مینس کہ یہ ایک پورا سوشل رول ہے، اور وہ ایک کلچرل ہیریٹیج کو شیئر کرتے ہیں اور ایک کامن رسپانس وہ لوگ دیتے ہیں ٹورڈز دی نیڈس اور ہسٹوریکل ایکسپیرینسز جو گروپ جو ہے وہ اس کو فیس کرتا ہے۔ سو ہمیں مطلب کہ یہ بھی ایک چیز ہم نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو ایتھنک ہے یا ایتھنیسٹی ہے یا ایتھنک گروپ ہے، یہ ایک ڈفرنٹ نوشن ہے لوگوں کا، مینس کہ لوگ ایک جیسے لوگ ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہوتے ہیں، تو بیسیکلی ان کی ایتھنیسٹی ان کو مختلف کر رہی ہوتی ہے۔ ڈونگا جی ہاؤس ہے، حالانکہ یہ پارسی کمیونٹی سٹرگل کر رہی ہے اور مینس کے ایکسٹنکشن اور اس طرح کے مسائل، اور وہ مینس کے پلے کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بھی یہ کہ وہ لوگ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ایک ہوپلیس قسم کی سچویشن ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن سائرس مسٹری کو اگر ہم ایک اینگل سے آبزرو کریں کہ اس نے اپنی کمیونٹی کو لٹریچر میں زندہ رکھنے کے لیے اتنا کام کر دیا ہے کہ یہ پارسی کمیونٹی کبھی کوئی ایسا وقت آیا کہ ایگزسٹ نہیں بھی کرے گی، لیکن لٹریچر کے اندر سائرس مسٹری کے کام میں ہمیں پارسی کمیونٹی کیسی تھی، ان کی آئیڈینٹی کیا تھی، ان کی ایتھنیسٹی کیا تھی، اور وہ لوگ ان لوگوں کی ہسٹری کیا تھی، اور مینس اس طرح کی تمام چیزیں ایز این ایتھنک گروپ اس بندے نے لٹریچر میں ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیا ہے۔ تھینک یو فار لسننگ۔